लालच एक ऐसी भावना है जो हमें अधिक से अधिक पाने की इच्छा करती है, चाहे वह पैसा हो, शक्ति हो या कुछ और। अगर लालच को कंट्रोल न किया जाए तो ये हमारे जीवन और दूसरे के जीवन को बर्बाद कर सकती है। आज की इस वीडियो का विषय भी लालच ही है। लालच जो इतना बढ़ गया था कि भाई बहन के रिश्ते का भी उसके आगे कोई महत्व नहीं था। चौहान फैमिली नोएडा के सागरपुर के रहने वाले थे। चौहान अपने गांव में बहुत ही ज्यादा जाने माने परिवार थे, क्योंकि इस घर के जो दादाजी थे चरण सिंह, वह सागरपुर गांव के प्रधान रह चुके थे और यह फैमिली फाइनेंशियली भी वेल थी। फैमिली में 4 लोग थे, मम्मी पापा, जिनमें से पापा का नाम था हर्षवर्धन, और उनके 2 बच्चे, घर का बड़ा बेटा मनीष उर्फ विक्की और इनके घर की छोटी बेटी जिसका नाम था मनीषा। हर्षवर्धन जी मनीषा को बड़े लाड प्यार से रखते थे, उसकी सारी विशेष पूरी करते। वही दूसरी तरफ विक्की अपनी माँ के बहुत क्लोज था। उसे वह सारी चीजें मिलती थीं जो मनीषा को अपने पिता से मिलती थीं। अपनी माँ से ज्यादा अटेंशन नहीं मिलने पर भी मनीषा कभी ज्यादा दुखी नहीं होती थी। वह मस्ती करती, खेलती और उसके फेस पर हमेशा एक स्माइल रहती थी। सब कुछ नॉर्मल था उनकी फैमिली में। पर फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि उनकी फैमिली को यह चीज पता चली कि उनके पिता हर्षवर्धन जी को कैंसर है, और अगर किसी इंसान को कैंसर जैसी बीमारी है तो ये उसके और उसके परिवार के लिए काफी ज्यादा भारी हो जाता है। आदमी पूरा का पूरा चूर हो जाता है, और ये सारी चीज सिर्फ एक आदमी को नहीं बल्कि पूरे परिवार को साथ में सहनी पड़ती है। हर्षवर्धन जी और उनकी पूरी फैमिली इस बीमारी कैंसर से लड़ रहे थे। लेकिन 2011 में हर्षवर्धन जी की कैंसर की वजह से मौत हो गई। उनकी डेथ की वजह से सभी लोग शॉक में थे, लेकिन इस चीज का सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था मनीषा पर, क्योंकि मनीषा उस समय सिर्फ 10 साल की थी और उसने सिर्फ अपने पापा को ही नहीं बल्कि उसने एक बहुत ज्यादा केयरिंग और लविंग फ्रेंड को भी खोया था। जैसा कि मनीषा अपने पूरे परिवार में सिर्फ अपने पापा के ही क्लोज थी, तो अब वह अपनी ही फैमिली में थोड़ा अकेला सा महसूस कर रही थी। हर्षवर्धन जी ने मरने से पहले अपनी एक विल बनवाई थी और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चों के यानी मनीषा और मनीष में बराबर बांट दी थी, क्योंकि उनके लिए दोनों बच्चे एक समान थे। आज भी बहुत से परिवार इस बात को मानते हैं कि बेटी का घर की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होता, बेटी पराया धन होती है, एक ना एक दिन उसको ये घर छोड़ के जाना है। लेकिन हर्षवर्धन जी इस बात को नहीं मानते थे। जैसे तैसे मनीषा और उसका परिवार हर्षवर्धन जी के जाने के दुख से उभरता है। मनीषा अब अपने परिवार में अकेली पड़ चुकी थी। वह अपना ध्यान भी खुद रखती थी, अपने सारे काम भी खुद ही करती थी, क्योंकि उसकी माँ का पूरा ध्यान सिर्फ मनीष पर रहता था। इसीलिए मनीषा ने अपना पूरा फोकस सिर्फ स्टडीज को दे दिया। वह पढ़ाई पूरी करके इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, घर से बाहर निकलना चाहती थी, और वह अपनी लाइफ में अपने पापा जैसा बनना चाहती थी। वह अपने पापा को इतना मिस करती थी कि उसने अपने कलाई पर उनके लिए एक टैटू भी बना रखा था। आत्मनिर्भर बनने के लिए उसने नौकरी करने का सोचा और उसे एक टेक रिलेटेड कंपनी में नौकरी मिल गई। जितने भी लोग उस कंपनी में काम करते थे वह सब मनीषा को बहुत पसंद करते थे। वह हार्ड वर्किंग तो थी ही, पर साथ ही साथ फन लविंग एंड केयरिंग भी थी। चाहे कितना भी काम का स्ट्रेस हो, मनीषा के चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती थी। वह हमेशा खुश रहती थी, वह हमेशा अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करती थी। पर मनीषा की स्माइल के पीछे किसी को भी यह चीज पता नहीं चली कि वह कितने दर्द से गुजर रही है। बचपन से लेकर जब मनीषा बड़ी हुई तब से ही मनीषा की माँ उस पर दबाव डालती थी कि वह प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा, मनीषा की प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा अपने भाई मनीष को दे दे। लेकिन मनीषा के पास उसके पिता की ये आखिरी निशानी थी, इसलिए मनीषा हमेशा इस चीज के लिए मना कर देती थी, और इसी वजह से उसका भाई और उसकी माँ उसे मारते थे। अपने घर वालों और किसी से कोई उम्मीद न होने के बाद मनीषा ने यह चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। लेकिन मनीषा को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, क्योंकि उसके भाई मनीष की शादी होने वाली थी और उसे लगा कि शायद उसकी भाभी इतनी अच्छी होगी कि वो उसके भाई को बदल देगी। शायद मेरी भाभी सेम मेरी मम्मी और मेरे भाई जैसी नहीं होगी, शायद मेरी भाभी मेरा ध्यान रखेगी। लेकिन मनीषा को यह चीज पता नहीं थी कि उसकी भाभी ही इन तीनों में से सबसे खतरनाक थी। विक्की की शादी हुई शिखा से। शिखा सोनीपत की रहने वाली थी और मनीष और शिखा की शादी बड़े धूमधाम से मनाई गई थी। शादी की शुरुआत में तो वह नॉर्मल बिहेव कर रही थी। वो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और मनीषा की भी अच्छी दोस्त बन रही थी। पर एक दिन मनीषा ने शिखा को किसी दूसरे आदमी से बात करते हुए सुन लिया था। मनीषा ने अपनी भाभी का फोन चेक करा तो उसे मैसेजेस और फोटोज दिखे कि उसकी भाभी किसी पवन नाम के लड़के से बात कर रही है। तो यह चीज देखकर और अपने भाई के अच्छे के लिए मनीषा ने अपने भाभी से बात करने की सोची। उसने अपनी भाभी को समझाया
कि वह जो कुछ भी कर रही है वह सब कुछ गलत है। लेकिन शिखा रुकी नहीं। अब शिखा को मनीषा से दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि मनीषा शिखा और पवन के अफेयर के बीच में आ रही थी। यहाँ वही दूसरी तरफ मनीष का भी लालच प्रॉपर्टी लेकर बढ़ने लगा था। मनीष को अपने पिता की पूरी प्रॉपर्टी बेचनी थी, जिसकी कीमत लगभग 4-5 करोड़ थी। लेकिन आधी प्रॉपर्टी मनीषा की थी और वो प्रॉपर्टी के कागज पर साइन नहीं करने वाली थी, जिसकी वजह से मनीष किसी को भी प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहा था। तो जब शिखा को प्रॉपर्टी और उसकी कीमत के बारे में पता चला, वैसे ही मनीष को मनीषा के खिलाफ धीरे धीरे भड़काने लगी और वो मनीषा के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। शिखा मनीषा को पीटती, उस पर चिल्लाती और उस पर झूठे झूठे इल्जाम लगती कि मनीषा लड़कों के साथ घूम रही है। इतना ही नहीं, कई बार वह मनीषा को रात में खाना भी नहीं देती। कुछ समय बीतता है और एक दिन मनीषा जब ऑफिस से घर वापस आई तो उसे अपने भैया भाभी के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। पहले उसे लगा कि भैया घर पर ही होंगे, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर गई, उसने देखा कि उसकी भाभी और पवन दोनों साथ में थे। ये बिल्कुल सही मौका था मनीषा के लिए कि वो अपने भाई को बता सके कि उसके भाई की पत्नी उसे धोखा दे रही है, और अपना फोन निकालती है और रिकॉर्डिंग करना चालू कर देती है और फिर वहां से भाग जाती है। वह वेट करती रही कि कब शाम को भैया आएंगे, और जैसे ही मनीष शाम को घर वापस आया, उसने सारी की सारी पोल मनीष के सामने खोल दी। उसने सारे के सारे चैट मैसेज दिखा दिए, सारे कॉल के स्क्रीनशॉट दिखा दिए और ये वीडियो भी दिखा दी। लेकिन शिखा ने अपना सारा का सारा ब्लेम मनीषा पर डाल दिया और वह मनीष को यह कहने लगी कि यह मनीषा की चाल थी। उसने ही पवन को यहां बुलाया था ताकि वह हम दोनों को अलग करा सके और तुम्हारी सारी की सारी प्रॉपर्टी मनीषा ले ले। लेकिन मनीष अपनी बहन से इतनी नफरत करता था कि सारे सबूत होने के बावजूद, वीडियो होने के बावजूद भी वह अपनी बीवी की बातों में आ गया। उसके दिमाग में इतना प्रॉपर्टी का लालच था, वह सीधा अपनी बीवी की तरफ चले गया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से शिखा को मनीषा से सच में बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी और वह बस मनीषा से छुटकारा पाना चाहती थी। शिखा मनीष को डिवोर्स नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि उसके पास 4-5 करोड़ हैं, लेकिन वह अपने लवर पवन को भी नहीं छोड़ सकती थी। तो शिखा ने उन दोनों को भड़काना चालू कर दिया। वह मनीष से कहती कि जब तक तुम्हारी बहन जिंदा है हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, और वह पवन से कहती कि जब तक मनीषा जिंदा है तब तक हम दोनों एक नहीं हो सकते। शिखा ने इन दोनों को ही इतना भड़का दिया था कि वो मनीषा को मारने के लिए भी तैयार थे। इसीलिए शिखा, मनीष और पवन ने, इन तीनों ने साथ में मिलकर मनीषा को मारने का एक प्लान बनाया। और 1 नवंबर 2023 को जब मनीषा रात को 8:30 बजे ऑफिस से अपने घर लौटी, इनकी पूरी फैमिली ने साथ में डिनर किया। लेकिन मनीषा को यह नहीं पता था कि उसके खाने में नशीली दवाई मिलाई गई थी। मनीषा के बेहोश होने से पहले उसके भाई मनीष ने उससे कहा कि इस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दो, और जब मनीषा ने मना कर दिया तो वह लोग उसे मारने लगे। जैसे ही मनीषा बेहोश हुई, पवन ने एक दुपट्टे से उसका गला घोंटा, और जब वह उसका गला घोंट रहा था तब उसके सगे भाई मनीष ने उसके हाथ पकड़े हुए थे और शिखा ने उसके पैर, और तीनों ने मिलकर मनीषा को प्रॉपर्टी के लिए मार दिया। इसके बाद उन तीनों ने ऐसा काम किया जिसको सुनने के बाद एक इंसान की रूह कांप जाएगी। मनीषा को मारने के बाद उन्होंने उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसकी बॉडी को एक सूटकेस में डालने की कोशिश करी, मगर उसकी बॉडी सूटकेस में फिट नहीं हो रही थी। तो तीनों ने मिलकर मनीषा की हड्डियों को तोड़ दिया ताकि वो आराम से सूटकेस में फिट हो जाए। उन्होंने वह सूटकेस गाड़ी में रखा और सदरपुर से 75 किलोमीटर दूर बागपत के सिसाना गांव जाने का प्लान बनाया, जो कि पवन का ही गांव था। सिसाना गांव पहुंचकर तीनों ने सूटकेस को एक कूड़े के ढेर में डाल दिया और सूटकेस में आग लगाकर तीनों वहां से फरार हो गए, ये सोचकर कि सुबह होने तक पूरी बॉडी जल जाएगी और किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। पर एक चीज जो इन तीनों ने नहीं देखी वो ये थी कि वहां की मिट्टी गीली थी, जिसकी वजह से यह सूटकेस बहुत धीरे धीरे जल रही थी, और एक पॉइंट पर आकर यह सूटकेस जलना बंद हो गया था। अब बॉडी जलते जलते और सूटकेस की आग कम होते होते सुबह के 5 बज गए थे और सिसाना गांव के एक बुजुर्ग आदमी सुबह टहलने जा रहे थे। जब वो टहल रहे थे तो वह कूड़ेदान के पास से गुजरे और उन्हें अचानक से मांस जलने की बदबू आई। तो वह उस कूड़ेदान के पास गए और उन्होंने झांक कर देखा कि आखिर जल क्या रहा है, और जैसे ही उन्होंने देखा कि असल में हड्डियां जल रहीं, वहां पर उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल कराया। और जैसे ही पुलिस वहां पर आई, उनका सबसे पहला और मेन टास्क था ये खोजना कि आखिर ये बॉडी है किसकी। गांव के आसपास पूछताछ हुई पर उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। पर जब पुलिस ने आसपास के कैमरे की फुटेज चेक करें तो उन्हें एक सिल्वर कार दिखी जो देर रात को सिसाना में एंटर हुई, और यही कार कुछ टाइम बाद यहां से एग्जिट भी हुई थी। कार के नंबर की प्लेट सोनीपत के एक आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड थी और यहीं से उन्हें इस आदमी का एड्रेस भी मिल गया था। जब पुलिस उस आदमी के घर गई और उस आदमी से पूछताछ करी उन्होंने, तो उसने बताया कि ये गाड़ी उसका दोस्त पवन ले गया था। पुलिस को फाइनली अब एक लीड मिल चुकी थी।
पर पुलिस को अभी भी ये नहीं पता था कि आखिर ये बॉडी है किसकी। दूसरे हाथ पर मनीष और शिखा इस पूरे गुनाह को करके अपने घर वापस आ चुके थे और वे एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। मनीषा वैसे तो नॉर्मली ऑफिस से छुट्टी नहीं लेती थी, पर अगर वह कभी ऑफिस से छुट्टी लेती तो वह एक दिन पहले नोटिस दे देती थी। पर उस दिन मनीषा ऑफिस नहीं गई। अब मनीषा की ऑफिस में एक दोस्त थी जो कि उससे बहुत ज्यादा क्लोज थी। वह उसको सब कुछ बता देती थी कि कैसे मेरे भैया भाभी मुझे ट्रीट करते हैं, कैसे मेरी माँ मुझे ट्रीट करती है। तो उसने मनीषा को बहुत बार फोन किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने हार मानकर मनीषा के कजन को कॉल किया। उसने यह सब कुछ बताया मनीषा के कजन संदीप को कि वह आज ऑफिस नहीं आई है। संदीप को थोड़ी बहुत मनीषा की चिंता थी, तो वह झटपट से मनीष के घर में गया, ये देखने की कहीं मनीषा के साथ इन लोगों ने कुछ कर तो नहीं दिया। जब संदीप वहां पहुंचा और उसने पूछा कि मनीषा कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, तो मनीष ने कहा कि वह तो चली गई सुबह ऑफिस के लिए। पर मनीष के बोलने के तरीके से संदीप को ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है, तो वह सीधा गया पुलिस में और उसने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखा दी। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो सबसे पहले घर वालों से ही पूछताछ करेगी। तो जब पुलिस ने मनीष और शिखा से मनीषा के बारे में पूछा, तब उन्होंने कहा कि मनीषा किसी लड़के के साथ भाग गई है। लेकिन जब पुलिस ने इंक्वायरी करी और आसपास के लोगों से पूछा, तो मनीष और शिखा पर कई सारे इल्जाम आ रहे थे। तो उन्हें लगा मनीषा के गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं उसके भाई और भाभी का ही हाथ है। शक की नींव पर पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तो सबसे पहले उन्होंने मनीष और शिखा के फोन को ट्रेस किया और ट्रेस करने पर पुलिस को यह पता चला कि 1 नवंबर की रात को इन दोनों के फोन सिसाना गांव की लोकेशन दिखा रहे थे। और वहीं से यह चीज कनेक्ट हुई कि सिसाना में एक लड़की की बॉडी मिली थी। तो पहले तो ये दोनों ही चुप थे, पर फिर पुलिस की सख्ती की वजह से शिखा और मनीष ने अपना क्राइम एडमिट किया। शिखा ने पुलिस से कहा कि मनीषा उसकी दुश्मन थी, वह उसके अफेयर के बीच में आ रही थी और मनीष के अकॉर्डिंग मनीषा की वजह से वह अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहा था। तो उन दोनों ने मनीषा को मारने का फैसला किया। ये दोनों तो कस्टडी में थे, बट पवन अभी भी फरार था। सिसाना की पुलिस क्राइम सीन पर एविडेंस ढूंढ रही थी कि तभी उन्हें एक आदमी दिखा जो दूर खड़े रहकर उन पर नजर रख रहा था। पुलिस को यह चीज अजीब लग रही थी, तो पुलिस आदमी के पास गई। उन्हें यह पता चला कि ये आदमी पवन ही है। पवन घबरा गया और वह पुलिस पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी इस चीज का जवाब देते हुए उस पर फायर बैक करा और इसी की वजह से उसके पैर पर गोली लग गई। और 1 नवंबर को पुलिस ने पवन को भी अरेस्ट कर लिया और उसने भी अपना क्राइम कबूल कर दिया है। अगर पवन क्राइम सीन पर वापस नहीं आता तो शायद वह पकड़ा न जाता।